हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पांडेज ट्यूटोरियल्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं CUT की तैयारी। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी से कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग: प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या कंट्रोलिंग। आपको पता होगा कि हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे देखिए कोऑपरेटिंग जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट क्या है? एन आर्ट, अ साइंस या बोथ आर्ट एंड साइंस या नाइदर। तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो बोथ आर्ट एंड साइंस, वो दोनों ही है, इसलिए आप इसका आंसर होगा हमारा सी। द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट या फिर पॉलिसी मेकिंग। देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, जो हमारी मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट होता है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। जो पॉलिसी फॉर्म की जाती हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो कौन बनाता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर ऑपरेशनल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो टॉप लेवल का काम होता है पॉलिसीज़ को यहाँ पे फॉर्म करना। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट या द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या नन ऑफ दिस। देखिए कोऑर्डिनेशन ना ही कोई फंक्शन है ना ही कोई ऑब्जेक्टिव है, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा बी। मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग एंड डैश ऑफ एन एंटरप्राइजेस where individuals working together in groups performance efficiently and effectively towards achievements of goals। क्या ये इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है? देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल जो वर्किंग करते हैं वही सब ग्रुप में काम कर रहे हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। तो यहाँ पे बताता है ये इंटरनल इन्वायरमेंट है कि आप इंटरनली सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, सब मिलकर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना जो भी गोल है उसके टूवर्ड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे होगा इंटरनल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट इज डैश एज इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड वेदर पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट एंड देयर इज ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क इन्वायरमेंट। देखिए मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते ना ही टच कर सकते हैं, बट हम फील कर सकते हैं कि जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है? टेंजिबल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स एंड टेंजिबल फोर्स। ये इंटेंजिबल फोर्स होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज ही वर्किंग। वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो टॉप लेवल पे आता है वो। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। राजीव एक्सप्लेन्स द पॉलिसीज ऑफ अ सुपीरियर टू द एम्प्लॉयज़ एंड इंश्योर अ टच ऑफ कोऑपरेटिंग अमंग ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज द वर्किंग। राजीव जो है पॉलिसीज़ बता रहा है अपने सुपीरियर्स को। तो देखिए जब भी ये जो होता है ना कि आप पॉलिसीज़ बता रहे हो एंड आप टच में हो अपने छोटे एम्प्लॉयज़ से, तो ये मिडिल लेवल का फंक्शन होता है। तो जो ये राजीव है वो मिडिल लेवल पे काम करता है। एट टाइम्स अ बिजी बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विथ fewer resources, that is cutting down cost but not achieving the target production. Consequently, the goods do not reach the market and hence demand for them declines and competitors enter the market. Which aspect of management was ignored in this situation? यहाँ पे क्या करा है बिजनेस ने? अपनी कॉस्ट वगैरह कम कर दी, रिसोर्सेज कम कर दिए अपने काम टारगेट को, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। उससे क्या हुआ? ना ही उनका टारगेट पूरा हुआ, ना ही वो अपने गुड्स को मार्केट तक पहुंचा पाए, जिसकी वजह से उनके जो कस्टमर्स थे वो पहले तो शिफ्ट भी हो गए और कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में एंटर हो गए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर इफेक्टिवनेस होगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस कहता है कि आप अपने टारगेट को पूरा करो, चाहे कैसे भी करो, कितना भी टाइम लो, कितना भी कॉस्ट लगाओ। तो उन्होंने इफेक्टिवनेस को यहाँ पे लैक किया है, इग्नोर किया है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा इफेक्टिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल।
तो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, बिहेवियरल भी होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे एब्सोल्यूट होगा। हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे फॉर्म किए गए हैं? इन अ लेबोरेटरी या बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स, बाय प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, मैनेजर्स ने इसको एक्सपीरियंस किया है, तब जाके हमारे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हैं फॉर्म किए गए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन इफिशियंसी, इनिशिएटिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर एडप्शन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। इनिशिएटिव की वजह से है, क्योंकि देखा जाए तो जो प्रिंसिपल्स है वो हम अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो सिग्निफिकेंट हैं, हम इनिशिएटिव लेते हैं उन्हें अप्लाई करने का। हेनरी फायल वॉज आ, हेनरी फायल कौन था? एक सोशल साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, या एक अकाउंटेंट, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर। तो अगर आपने हेनरी फायल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा जो हेनरी फायल थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन वर्क? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड, या फिर रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो जो हमारा जो वर्क होता है ना उसे हमें डिवाइड करना होता है इनटू स्मॉल टास्क में, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ए होगा करेक्ट आंसर। ही कीप्स मशीन, मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय कंसर्न्ड वर्कर्स, दोस whose work is described by this sentence under फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप में अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने 8 बॉस थे, जैसे यहाँ पे है गैंग बॉस, रिपेयर बोर्ड, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ऐसे ही 4 और थे। तो जो ये मटेरियल जो मशीन था उसे रेडी टू यूज़ कौन करता था? तो ये काम था हमारा गैंग बॉस का कि वो चेक कर लेता कि जो मशीन वगैरह है वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, मटेरियल को, टूल को, जैसे वर्कर्स के लिए वो रेडी रखता था कि वर्कर्स आए और वो अपना काम उस पर स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे ये किसका वर्क था? गैंग बॉस का था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मैक्सिमम नॉट डिस्ट्रक्टेड आउटपुट, या हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें प्रिंसिपल की तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एक प्रिंसिपल था, ये भी प्रिंसिपल था, ये भी था। फंक्शनल फॉर्मेनशिप थी टेक्निक, तो इसलिए ये इसका आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा, बी का सही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि फंक्शनल फॉर्मेशन में टेक्निक थी, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, बाकी के प्रिंसिपल है। ठीक है। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन द सेंटेंसेस? ओके, वन बेस्ट वे, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, फटीग स्टडी, या मेथड स्टडी? वो मेथड स्टडी कहता है कि आप कोई वन बेस्ट वे ढूंढो अपने काम को, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रिवोल्यूशन? इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड, द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड नॉट प्ले द गेम ऑफ फन अनमैनशिप, या बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर, या वर्कर्स शुड बी पेड मोर वेजेस। तो अगर हम मेंटल रिवोल्यूशन का जो सही मतलब होता है वो इट इम्प्लाइज चेंजेस ऑफ एटीट्यूड, वो कहता है कि लोग वर्कर्स हैं और जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, दोनों को ही एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फायुल? फायुल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर, येस, एंड टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, बिल्कुल सही। फायुल्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशंस, वेयरएज टेलर से प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये गलत है, बिकॉज जो फायुल के प्रिंसिपल थे वो एप्लीकेबल थे यूनिवर्सल, और जो टेलर के प्रिंसिपल्स थे वो एप्लीकेबल थे एक स्पेशलाइज सिचुएशन पर। तो एक तो ये इसका आंसर होगा सही। सी है फायुल्स प्रिंसिपल वर फॉर्म थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, वेयर टेलर्स प्रिंसिपल्स वर फॉर्म थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल सही। फायुल के प्रिंसिपल जो थे वो पर्सनल एक्सपीरियंस बनाए गए थे, और टेलर के एक्सपीरियंस जो थे वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बनाए गए थे। फायुल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल, बिल्कुल सही। जो फायुल के प्रिंसिपल थे वो टॉप लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं, और टेलर के प्रिंसिपल एप्लीकेबल थे शॉप फ्लोर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो गलत है वो है बी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट? अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉयज, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी। एम्प्लॉयज,
इसका सही आंसर है एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? आइडेंटिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, या फिर कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, या ऑल ऑफ दम। देखा जाए तो सारे ही यहाँ पे सही हैं, सारे ही इंपॉर्टेंस बताते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, नहीं, ये नहीं होगा। कंज्यूमर प्रोडक्शन नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री नहीं होगा। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, यस, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। लिबरलाइजेशन मीन्स, बहुत ईजी है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है? रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो ये तो पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री? तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ये सही होगा। इंक्रीज कॉम्पिटिशन भी सही है। मार्केट ओरिएंटेशन भी सही है। चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर प्राइजेस नहीं आएगा, ये नहीं होगा इसका आंसर। बाकी का आंसर सही है। डैश इंक्लूड ऑल दोज फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, रुपीज़ वैल्यू, स्टॉक एक्सचेंज। देखिए डेफिनेशन दे रखी है किसकी है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, बहुत सिंपल है। डैश इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, नेचर, एक्सटेंटमेंट, गवर्नमेंट रेफरेंस, ये सब आता है हमारा पॉलिटिकल में, बहुत ईजी है। तो डैश रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विच इज लॉज एंड रेगुलेशंस, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये हमारा लीगल एनवायरनमेंट में आता है। डैश रिप्रेजेंट द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल, ये आता है हमारा इकोनॉमिक में, बहुत ईजी है, डेफिनेशन से थी। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।